हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलते हैं आज की क्लास में। और आज की जो क्लास है वो हमारी फिजिक्स की रहने वाली है, यानी कि भौतिक विज्ञान की। और लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको रेजिस्टिविटी के बारे में बताया था, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी आपको बताया था। तो चलते हैं आज की फिजिक्स की क्लास में और बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी, कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ सब्सटेंसेज हैं, उनकी 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या रेजिस्टिविटी, क्या प्रतिरोधकता रहने वाली है, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो क्लासेस को आगे स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास का हम रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। और बने रहें आरजी सर ओशन ऑफ साइंस के साथ, ठीक है। तो देखिएगा, रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की यूनिट भी मैंने आपको बताई थी। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम इंटू मीटर होती है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखिए या फिर ओम इंटू मीटर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिंबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और रिटर्न की फॉर्म में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो चलते हैं, फिर कंटिन्यू करें, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। और रेजिस्टिविटी के लिए देखिएगा क्या हो सकता है। रेजिस्टिविटी में जो कुछ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कुछ सब्सटेंसेस की मैं 20 डिग्री सेल्सियस पर आपको बताने वाला हूं। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्या डालूंगा मैं यहां पर हेडिंग? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है, ऑफ सम सब्सटेंसेस। तो मैं यहां पर हेडिंग डालने जा रहा हूं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी कि विद्युत प्रतिरोधकता। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस, ठीक है, कुछ पदार्थों की सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमारी हेडिंग रहेगी। क्या हेडिंग रहेगी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम विद्युत प्रतिरोधकता को कंटिन्यू करने वाले हैं। विद्युत प्रतिरोधकता, अंडरस्टैंड। और एग्जाम के हिसाब से देखें तो इसमें से एक न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है। तो आपको हो सकता है न्यूमेरिकल में रेजिस्टिविटी पूछ ले, प्रतिरोधकता, फिर आपसे जो प्रतिरोधकता आपकी निकल के आएगी, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी आ जाए, 1.60 इंटू 10⁻⁻8 रेजिस्टिविटी आपके आ जाए और पूछ ले कि किस मटेरियल की होगी, तो आपको जवाब देना होगा वहां सिल्वर। तो आपको जो मैं इंडेक्स बनवाने वाला हूं उसमें आपको मटेरियल्स, अलॉयज भी है ना, मेटल्स भी मैं आपको लिखवाऊंगा और उनकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये आपको याद होना चाहिए। इस इंडेक्स को अपने दिमाग में, माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, ठीक है। इसको आपको लर्न करना है। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सब सब्सटेंसेस एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं यहाँ पर मटेरियल लिखूंगा, फिर रेजिस्टिविटी लिखूंगा ओम मीटर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो इंडेक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ब्लॉक बनाने वाला हूं इस तरीके से, ठीक है। यहां पर ये लाइनें हम बना देंगे, अंडरस्टैंड। और यहां पर मैं जो ऊपर की तरफ इस तरीके से इंडेक्स बना देंगे। तो इसमें हम 3 ब्लॉक बनाएंगे। पहला तो हम कंडक्टर जो भी है वो लिख देंगे यहां पर। दूसरा, यहां पर हम लिखेंगे मटेरियल। क्या लिखेंगे? मटेरियल। जो भी मटेरियल है, चाहे वो सिल्वर हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, अंडरस्टैंड। दूसरा, उसका नाम लिखने के बाद यहां पर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे रेजिस्टिविटी। तो यहां पर हम लिखेंगे रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर। ओम मीटर के अंदर क्या रेजिस्टिविटी रहने वाली है उसे हम कंटिन्यू यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। इस लाइनों को हम नीचे तक कंटिन्यू कर देते हैं और देख लीजिएगा, यहां पर मटेरियल और यहां पर मैंने रेजिस्टिविटी लिखी है। तो यहां पर तो मैं लिखूंगा कंडक्टर्स, ठीक है। जो जो भी सुचालक हैं वो यहां पर मैं लिखूंगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स। तो मैंने यहां पर एंट्री कर दी है कंडक्टर्स, ठीक है, यानी कि सुचालक। और सुचालक में देख लीजिएगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं सिल्वर को। इसकी भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने की। सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर है। तो सिल्वर को हम यहाँ उठाते हैं और सिल्वर जो मटेरियल है इसकी रेजिस्टिविटी है
यहाँ पर हो जाएगी 1.60 इंटू 10⁻⁻8। बार बार ओम मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने ओम मीटर लिख दिया है तो बार बार लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बार बार यहाँ पर पुट कीजिए ओम मीटर, क्योंकि एक बार हमने जितनी भी रेजिस्टिविटी है उनकी यूनिट ओम मीटर मैंने ऊपर बता दी है, ओम मीटर। ठीक है, फिर हम लेंगे कॉपर। सेकंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉपर। कॉपर की हो जाएगी 1.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। ठीक है, अब यहाँ पर हिंट ये है कि 10⁻⁻8 तो कॉमन चलेगा, इसके बाद ये 1.60 इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो ये जाएगा 1.62। ठीक है, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम ले लेते हैं, तीसरा जो कंडक्टर है, इसकी हो जाएगी 2.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 2.63 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और फिर इसके बाद हम टंगस्टन को ले लेते हैं। टंगस्टन जो कि बल्ब का जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का रहता है। यहाँ पर मैंने टंगस्टन लिया है और टंगस्टन की जो रहने वाली है वो यहाँ पर रेजिस्टिविटी रहेगी 5.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। तो ये टंगस्टन की रेजिस्टिविटी हो गई 5.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। फिर हम लेंगे निकेल। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पर जितनी भी मेटल्स है यानी कि जो भी कंडक्टर्स है वो लिख देता हूं। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, निकेल है, फिर हम लेंगे आयरन, देन क्रोमियम। आयरन, इसके बाद हमारा रहेगा क्रोमियम। क्रोमियम के बाद यहाँ पर हम रहेंगे, यहाँ पर मरकुरी, मरकुरी हो गया, फिर मैग्नीज। अंडरस्टैंड? तो देख लीजिएगा मैंने यहाँ पर कंडक्टर्स लिखे हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी और इसके बाद मैग्नीज। ठीक है, और यहाँ पर टंगस्टन तक हो चुका है 5.20 इंटू 10⁻⁻8। अब यहाँ पर निकेल की रहेगी 6.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। मतलब जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टिविटी का ऑर्डर भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। आयरन की रहेगी 10.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। अंडरस्टैंड? आयरन की हो गई 10.0। इसके बाद क्रोमियम की जो रहने वाली है रेजिस्टिविटी वो 12.9 इंटू 10⁻⁻8। ये क्रोमियम की रेजिस्टिविटी है। इसके बाद मरकरी की जो रहेगी वो सबसे ज्यादा 94.0 यानी कि 94 इंटू 10⁻⁻8। ये आपके मरकरी की रेजिस्टिविटी है। ठीक है, और जो मैग्नीज की रहेगी, मैग्नीज की रहेगी 1.84 इंटू 10⁻⁻8। ये आपके जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है। मैं यहाँ पर लाइन करके इसे बंद कर देता हूँ। इतनी ही कंडक्टर्स, इतनी ही सुचालक आपको याद करनी रहेगी। अंडरस्टैंड? तो ये जितनी भी है जो भी मैंने यहाँ पर कंडक्टर्स लिखे हैं, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, निकेल है, आयरन, क्रोमियम, मरकरी और मैग्नीज। तो देखिए हिंट सबसे बड़ी तो ये है, एक सेकंड, यहाँ पर ये 10⁻⁻8 नहीं है, यहाँ पर 10⁻⁻6 है। ठीक है, मैग्नीज की जो होती है वो 1.84 इंटू 10⁻⁻6 होती है। अब यहाँ पर जो हिंट रहने वाली है वो हिंट ये रहेगी, सब में 10⁻8 यहाँ पर कॉमन चल रहा है। देख लीजिएगा 10⁻⁻8 कॉमन है। दूसरी बात 1.60 सिल्वर की, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, फिर बढ़ते जाइए लगभग 2.63, 5.2, 6.8, फिर 4 ऐड कर दीजिए 10, फिर 2.9 ऐड कर दीजिए, फिर 94। सडनली मरकरी पर जरूर थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया है तो 94, और यहाँ पर दोबारा रिड्यूस हुआ है 1.84 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पर ये आपके जो रहने वाली है ये ऑर्डर, ये आपके रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है कंडक्टर्स की। ठीक है, अब हम कुछ अलॉयज की पढ़ेंगे, इसको बार बार आप याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। अब मैं इसको हटाने वाला हूं। ठीक है, इसको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। कंडक्टर्स को छोड़ करके अब हम अलॉयज को यहाँ पर उठाते हैं। ठीक है, अलॉयज को लेते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं। और अलॉयज मतलब यानी कि दो या दो से ज्यादा जो मेटल्स को बनाया गया है मिल करके, ठीक है, मेटल्स को मिलाकर के यहाँ पर बनाया गया है वो अलॉयज है। अब यहाँ पर हम अलॉयज को लेंगे, अलॉयज का मतलब हो गया मिश्र धातु, और अलॉयज जो है यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे कॉन्स्टेंटन। ठीक है,
तो यहां पर हम लेंगे कॉन्स्टेंटन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन। तो यहां पर सबसे पहले हमने जो अलॉयज लिए वो कॉन्स्टेंटन लिए। अंडरस्टैंड, कॉन्स्टेंटन की बात करें तो ये जो कॉन्स्टेंटन होता है, ये कॉन्स्टेंटन ये कांस्टेंट जो होता है, इसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकेल। ये जो कांस्टेंट है ये कॉपर और निकेल का अलॉय होता है, यानी कि कॉपर और निकेल से मिलकर बनाया जाता है। इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो 49 यानी कि 49 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर होती है। ये आपको याद करनी है। कांस्टेंट कॉपर और निकेल से मिलकर बनाया जाता है, इसकी रेजिस्टिविटी 49 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6 रहती है, ठीक है। फिर हम चलेंगे मैग्नीनिन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीनिन। ये जो अलॉय है इसका नाम है मैग्नीनिन, और ये कॉपर, मैग्नीज और निकेल का, ठीक है। किस किस का? ये अलॉय है कॉपर, मैग्नीज एंड निकेल का, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है अलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज एंड निकेल। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 रहती है, ठीक है। ये मैग्नीनिन एक अलॉय है। तीसरा हम चलेंगे, ज्यादातर जिसका यूज होता है वो नाइक्रोम है, ठीक है। नाइक्रोम का वायर, ये फ्यूज वायर भी है, स्टार लगा देता हूं इस पे मैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाइक्रोम ये फ्यूज वायर भी है, और ज्यादातर जैसे सर्दियों में हम हीटर काम में लेते हैं उसमें भी नाइक्रोम का वायर काम में आता है, ठीक है। ये निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का अलॉय होता है, ठीक है, अलॉय ऑफ आयरन, ठीक है। जो नाइक्रोम है वो किस किस का है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। तो यहां पर देखिए ये अलॉय है आयरन, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज का ये अलॉय होता है। इसकी रेजिस्टिविटी होती है 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। इसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा है, तो 100 इंटू 10 की पावर -6 इसकी रेजिस्टिविटी है। इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड। बड़े आगे की तरफ देखते हैं हम, और इसके बाद जो लेंगे हम इंसुलेटर्स को लेंगे। इनको अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए और लिख भी लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में। इनमें से एक आने वाला है। और अलॉयज के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हम बढ़ेंगे इंसुलेटर की तरफ, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इनको तो मैंने हटा दिया है, और इंसुलेटर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहां पर मैं हेडिंग डालूंगा अब इंसुलेटर्स। अब हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स यानी कि कुचालक। इंसुलेटर्स की बात करेंगे हम, तो इंसुलेटर्स में देख लीजिएगा, इंसुलेटर्स जो हैं यानी कि कुचालक, इसमें हम सबसे पहले तो गिलास को ले लेते हैं, ठीक है। गिलास मतलब कांच की, और कांच की जो रेजिस्टिविटी होती है यहाँ पर वो 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14 की तरफ, यानी कि सबसे ज्यादा, ठीक है। अब तक जो हमने लिस्ट बनाई है और उसमें कंडक्टर्स और अलॉयज लिखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी निकल के जो आ रही है वो ग्लास की आ रही है, 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14, ठीक है। फिर हम हार्ड रबर, आपने सुना होगा हार्ड रबर। जो हार्ड रबर होता है इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 की पावर 13 से लेकर के 10 की पावर 16 तक होती है। इसकी रेजिस्टिविटी भी ग्लास से काफी ज्यादा है। देन हमारा जो थर्ड इंसुलेटर है वो है एवोनाइट। क्या है वो? एवोनाइट। और एवोनाइट के ज्यादातर जैसे कोई भी घरेलू जो हमारे बर्तन होते हैं उनके हत्थे जो होते हैं, हैंडल, वो एवोनाइट के बनाए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई जैसे कढ़ाई हुआ, कोई भी हम आइटम बनाते हैं तो वो गर्म हो जाती है कढ़ाई, तो उसके हैंडल गर्म नहीं होते। तो एवोनाइट की रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा है, तो ये जल्दी से हीट पाता नहीं है, यानी कि जल्दी से हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है एवोनाइट। और इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो 10 की पावर 15 से 10 की पावर 17 तक होती है, यानी कि गिलास और हार्ड रबर से काफी कहीं हद तक ज्यादा होती है। देन फिर चलते हैं हम डायमंड की तरफ। जो हीरा होता है, हीरे की रेजिस्टिविटी भी आपको याद करनी है, स्टार मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। डायमंड की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13, ठीक है। यानी कि समथिंग समथिंग आपके हार्ड रबर के जैसा है,
10 की पावर 12 से और 13 के बीच में इसकी रेजिस्टिविटी होती है। देन पेपर की बात करें, जो पेपर होता है, पेपर जो ड्राई पेपर है, ठीक है, सूखा जो पेपर होता है, इसकी रेजिस्टिविटी 10 की घात 12 यानी कि 10 की पावर 12 तक इसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर की यहाँ पर मैंने आपको रेजिस्टिविटी बता दी है, इनको अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब हम चलेंगे आगे की तरफ और बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ओम्स लॉ पर। ठीक है, ओम्स लॉ के कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ, तो इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और जैसा कि ओम्स लॉ मैंने आपको बताया था V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ जो दिया गया था सबसे पहले सर जॉर्ज सीमन ओम ने इसे दिया था, और जो B प्रोपोर्शनल टू I है और V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर्स के दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उस कंडक्टर के पॉइंट के बीच में जो फ्लो होने वाली करंट है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल रहने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा कि करंट के लिए मैं यहाँ न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको ओम्स लॉ से, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में मैं आपको बताऊंगा करंट निकालना कि कितनी करंट किसी इलेक्ट्रिक बल्ब, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 220 वोल्ट के सोर्स से चल रहा है, ठीक है, उसमें कितनी करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा वो है हाउ मच करंट विल एन, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा हाउ मच करंट, ठीक है, कितनी करंट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि किसी बल्ब से, तो मैंने यहाँ लिखा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन, ले जाया जा रहा है, ड्रॉन मतलब ले जाया जा रहा है, फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, 220 वोल्ट सोर्स मतलब 220 के जो वोल्टेज सोर्स से है, ठीक है, और जो बल्ब का रेजिस्टेंस है, अंडरस्टैंड, यहां पर लिख देते हैं आगे, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, जो बल्ब का रेजिस्टेंस है, बल्ब का रेजिस्टेंस जो है यानी कि उसके फिलामेंट का वो दिया हुआ है, फिलामेंट, बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, इस तरीके क्वेश्चन आपके जो नेक्स्ट मंथ में एग्जाम आ रही है, बोर्ड एग्जाम, तो उसमें आने वाला है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का, यहाँ पर ये क्वेश्चन तैयार हो चुका है, 2 नंबर आपको यहाँ बराबर प्रॉपर दिलवा के जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये 3-4 लाइन का न्यूमेरिकल है। बस आपको तो कोई भी न्यूमेरिकल करना हो तो सबसे बड़ी ट्रिक ये है, एक तो क्वेश्चन को 3 से 4 बार रीड कीजिए आप केयरफुली। ठीक है, ऐसे नहीं क्वेश्चन को बड़ा देख करके कि 3 या 4 लाइन का है, 5 लाइन का, तो घबरा जाते हैं कई बार, तो घबराना तो है ही नहीं। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को 4 से 5 बार रीड कीजिए अच्छे से, ठीक है, उसको समझिए क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। अगर आप 3 से 4 बार उसको केयरफुली अच्छे से रीडिंग करेंगे तो चौथी बार में आपको ये पता लग जाएगा कि हमें दे क्या रखा है और पूछ क्या रखा है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दी से हाउ मच करंट देके और करंट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा करके और इसे सॉल्व कर देते हैं, जबकि एक्चुअलिटी में करंट के साथ साथ उसमें और भी कुछ दिया हुआ है, क्या पता उन्हें चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, कई बार यूनिट्स अप एंड डाउन होती है तो उन्हें स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कोई मिली एम्पियर में हो, माइक्रो एम्पियर में हो, नैनो एम्पियर में हो, तो आपको एम्पियर में जाना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाइए देन उसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले तो ये है कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए आप 3 से 4 बार तो उसको पढ़िए, फिर आपको क्या दिया हुआ है आपको नजर आ जाएगा उसमें कि क्या गिवन है, देन आपको क्या सॉल्यूशन उसका देना होता है। फॉर्मूले के लिए आप बार बार एक एडिशनल कॉपी भी बना लीजिए, उसमें जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले जो मैंने टेलीग्राम पे दिए हुए हैं सारे नोट कर सकते हैं आप, वहां पर आपको सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे, तो वहां से आप नोट कर सकते हैं, उनको बार बार रिकॉल कीजिए, रिमाइंड कीजिए, जिससे याद हो जाए आपको। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम आंख बंद करके आपको एक शब्द लिखना होगा, गिवन डेट। क्या लिखना होगा? गिवन डेट। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले पढ़िएगा हाउ मच करंट, हिंदी ट्रांसलेट करना जरूरी है सेंटेंस का। हाउ मच करंट यानी कितनी करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, किसी विद्युत बल्ब से ले जाई जा रही है, ड्रॉन 220 वोल्ट सोर्स, वो जो बल्ब है वो 220 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट है। यदि बल्ब का जो फिलामेंट है वो 1200 ओम का
क्या रखता है, रेजिस्टेंस रखता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, तो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया स्क्रीन पर V इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। देन हमें रेजिस्टेंस फिलामेंट का दिया हुआ है R इक्वल टू 1200 ओम। तो जो दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या है, R इक्वल टू 1200 ओम। पूछा क्या जा रहा है हमसे, हाउ मच करंट, यानी कि I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये चीजें तो दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। पूछा जा रहा है करंट I इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम यूज करेंगे बाय ओम्स लॉ, ठीक है, बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार, बाय ओम्स लॉ। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने पहले भी क्लासेस जो ली थी आरजी सर की, उसमें आपको बताया गया था V इक्वल टू आई आर। ये तो है ओम्स लॉ। पूछा जा रहा है करंट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर I इक्वल टू और I इक्वल टू बी अपॉन आर, ठीक है। तो I इक्वल टू बी अपॉन आर होता है ओम्स लॉ के फॉर्मूले से। और आप इसमें जो डिवाइड देना है, तो देखिएगा आप डिवाइड दे सकते हैं 220 में 1200 ओम का, ठीक है। तो आपको 220 में 1200 ओम का डिवाइड देना है, अंडरस्टैंड। कैंसिल कर दीजिए 11 अपॉन 60 और 11 में 60 का डिवाइड दोगे तो आपका आएगा 0.18, ठीक है। कितना आएगा, 0.18, ये यहाँ पर आंसर आएगा। और ये आपका एम्पियर, एम्पियर जरूर लगा दीजिएगा। अगर आपने एम्पियर नहीं लगाया तो आधा नंबर तो यहाँ से माइनस होने वाला है, ठीक है। तो यूनिट जो न्यूमेरिकल्स है उसमें यूनिट बताना बहुत जरूरी है, यूनिट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। कई बार बच्चे होते हैं कि टाइम कम रह जाता है या फिर हड़बड़ाहट में बहुत जल्दी करने की रहती है, तो उसमें यूनिट लगाना भूल जाते हैं। तो यूनिट इज द कंपल्सरी टू मेंशन, ठीक है। देन half marks will be deducted when you didn't mention units in the solving numericals, ठीक है। देन हम चलते हैं, ये तो आपके करंट का एक न्यूमेरिकल है। अब मैं आपको वही ऐसे उससे बताऊंगा करंट को निकालना। यदि मान लो कोई हीटर कनेक्ट है और उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस 100 ओम है और वो भी 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल की जो लैंग्वेज रहेगी वो आपकी ये रहने वाली है। इसको तो मैं हटा देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। यहां से मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, ये मैंने यहां से इसको हटा दिया है। अब देख लीजिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, विल एन इलेक्ट्रिक, यहां से भी मैं इसको हटा देता हूं, ये, ठीक है। तो यहां से न्यूमेरिकल की जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल तैयार हो रहा है। नेक्स्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ए, आगे वही ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यहां से इसको मैं हटा देता हूं, 220 वोल्टेज सोर्स, यानी कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कॉइल, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल जो 220 वोल्टेज सोर्स से ये कनेक्ट है, ठीक है। इफ, आगे वही लैंग्वेज रहेगी, इफ रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस ऑफ, इसमें किसका प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, ऑफ द हीटर कॉइल, ऑफ द हीटर कॉइल, जो हीटर कॉइल है एच, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक हीटर में जो कॉइल यूज हो रही है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 100 ओम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ये बहुत सिंपल है, सेम वही है पैटर्न, वही रहेगा, लास्ट वाला पैटर्न ही आप लोग यूज करेंगे। इसमें आपको लिखना है, सबसे पहले तो क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया था 2 शब्द आपको यहाँ मेंशन करने, गिवन डेट। और ऐसा ही नहीं है, मैंने जब लाइट का चैप्टर आपको पढ़ाया था ऑनलाइन क्लासेस में, तो उसमें भी मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे, तो वहां भी एक ही लाइन बोली थी कि न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले गिवन डेट आपको लिखना है। तो यहाँ पर है गिवन डेट, गिवन डेट सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार आपके पास टाइम हो पढ़िए। हाउ मच करंट, कितनी करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, इस इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल जो कनेक्ट है 220 वोल्टेज सोर्स से और इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम।
तो हमें दिया हुआ है 220 वोल्टेज सोर्स, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। और इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल, इस हीटर कॉइल का प्रतिरोध है 100 ओम, तो R इक्वल्स टू 100 ओम, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू 100 ओम यहाँ दिया हुआ है। देन हमसे पूछा जा रहा है I, यानी कि हाउ मच करंट, यानी कि I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड। अब वही सिंपल है, आप कर सकते हैं आप बाय ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ का यहां पर यूज करेंगे। वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, और निकालना क्या है I, तो I का फॉर्मूला बना लीजिए, V इक्वल्स टू आई आर से I इक्वल्स टू V अपॉन R। देन V की वैल्यू है 220 वोल्ट और R की वैल्यू 100, डिवाइड दे दीजिए, कितना आएगा 2.2। और मैंने आपसे कहा था लास्ट न्यूमेरिकल में कि एम्पियर जो यूनिट होती है वो करंट की है, उसे लिखना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर भी हाफ मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करंट है कि किसी इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल जो 220 से कनेक्ट है और उसको ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर निकल के आ जाता है 2.2 एम्पियर। अंडरस्टैंड। अब मैं आपको जो कोई इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो उसका भी एक न्यूमेरिकल जो आपको करवाने वाला हूं। तो यहां से तो इसको तो मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां से इसको हम हटा देते हैं। अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें से मोस्टली न्यूमेरिकल तो आने ही वाला है। ठीक है, इस चैप्टर में से 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स तो आने ही वाला है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन रहने वाला है आपके, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, इजी है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन कर देता हूं द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, जो विभवांतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटर है, यहां लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक हीटर, तो मैंने यहां लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज, ठीक है, कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट। आपको यहाँ 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है व्हेन इट ड्रॉज, ठीक है, ये ले जाई जाती है करंट, एक करंट, ठीक है, इससे कोई विद्युत धारा ले जाई जा रही है, इट ड्रॉज एक करंट, ठीक है, कितनी करंट यहां से ले जाई जा रही है 4 एम्पियर, यानी कि ए का मतलब हो गया एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर लिखा है व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, यहां पर मैंने लिख दिया है फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, ये हो गया सोर्स से करंट ले जाई जा रही है। आगे आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट करंट विल बी द हीटर, ठीक है, व्हाट करंट विल बी द हीटर, यानी कि हीटर से विल बी द हीटर, तो मैंने यहां पर स्क्रीन पर नोट किया है व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, जो विभवांतर है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, व्हाट करंट विल बी द, जो करंट पूछी जा रही है हीटर से, ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया जाए, इज इंक्रीज्ड, ठीक है, कितना बढ़ा दिया जाए टू 120 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पर बहुत सिंपल है, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा आपको, कम से कम 4 लाइंस का तो ये क्वेश्चन ही है, तो ये मत सोचिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में 4 लाइन 5 लाइंस का जो है क्वेश्चन आ जाता है और न्यूमेरिकल्स, और उसको देख के बच्चे घबरा जाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, जरूर नहीं है कि लाइनें क्वेश्चन में बढ़ा दें तो आंसर भी काफी बड़ा होगा। आप उस क्वेश्चन को 4 से 5 बार अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, पहले ये ढूंढिए कि दिया क्या जा रहा है, फिर ये ढूंढिए कि पूछना क्या जा रहा है। कई बार क्या है, एक बार में कोई चीज पकड़ में नहीं आती है, कि 1-2 बार में क्या है, पढ़ने से ये पता नहीं चलता है यार करंट तो दे रखी है और करंट ही पूछी जा रही है।
आप देख लीजिएगा 4 एम्पियर करंट है और पूछ रहा भी करंट है। यहाँ पे जो आस्क किया जा रहा है वो भी करंट विल बी द हीटर, और जो करंट भी यहाँ दे रखी है तो कई बार बच्चे लिख देते हैं डायरेक्ट 4 एम्पियर, लेकिन आप 3 से 4 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो करंट 4 एम्पियर वो कहां से पास हो रही है और जो करंट ये पूछना चाह रहा है वो किससे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, यानी कि जो विभवांतर है किसी इलेक्ट्रिक हीटर के जो टर्मिनल्स है उनके बीच में 60 वोल्ट है। यदि करंट 4 एम्पियर की सोर्स से पास की जाए तो कितनी करंट उस हीटर से पास हो जाएगी। यदि वोल्टेज पहले 60 था और अब बढ़ा दिया 120, यानी कि डबल ही कर दिया है। पहले 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, 120 है, इसको बढ़ा दिया है। तो देखिए, तो स्वाभाविक सी बात है, हम जाते हैं ओम्स लॉ से, बी प्रोपोर्शनल टू आई। अगर 60 वोल्ट के सोर्स से 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है 120 जब इसका अपन ने क्या किया है, 120 जब इसका वोल्टेज सोर्स बढ़ाया है, यानी कि पहले 60 था और फिर इसने क्या किया है 120 किया है, यानी कि बढ़ा दिया है, तो कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर 4 एम्पियर की करंट, तो आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं ओम्स लॉ से कि V प्रोपोर्शनल टू I, और पहले जब 60 वोल्ट था तो करंट इसने दी है 4 एम्पियर, तो अब इसको इसने किया है डबल, यानी कि 120 वोल्ट। तो कॉमन सी बात है, तो यहाँ पर भी डबल ही कर दीजिए, 8 एम्पियर आंसर है। ये तो शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है, कैसे कि ओम्स लॉ से V प्रोपोर्शनल टू I, 60 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से करंट 4 एम्पियर पास होती है, तो ये कह रहा है 120 वोल्ट, यानी कि 60 वोल्ट का डबल हो गया 120, तो 4 एम्पियर का डबल 8 एम्पियर। ये तो डायरेक्ट आंसर चेक करने के लिए क्रॉस चेक आपको करना हो, लेकिन यहाँ पर केवल 2 लाइनों के नंबर नहीं देगा आपको, 3 नंबर जो मिलेंगे इस क्वेश्चन में 3 नंबर का है, तो 3 नंबर जो मिलने वाले तो 2 लाइनों के नहीं मिलेंगे, आपको सिस्टमेटिक करने के मिलेंगे। और सिस्टमेटिक करने के लिए सबसे पहले आंसर आप कहां से स्टार्ट करेंगे, गिवन डेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेट, तो क्वेश्चन में एक एक चीज पढ़ते जाइए, एक एक शब्द को, और वही आप यहाँ रखते जाइए। The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. तो V equals to यहाँ पर 60 वोल्ट हमें दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया V equals to 60 वोल्ट, अंडरस्टैंड। और V equals to 60 वोल्ट से जो करंट पास हो रही है I equals to कितनी हो रही है 4 एम्पियर, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 एम्पियर, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की तरफ हम लोग जाएं, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ की तरफ हम लोग बढ़ें। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V प्रोपोर्शन V इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख देते हैं IR, हमें V दे रखा है I दे रखा है, तो R निकाल सकते हैं, तो R का फॉर्मूला क्या बनेगा V अपॉन I, ठीक है, इससे R का फॉर्मूला V अपॉन I, और V की वैल्यू 60 और I की वैल्यू 4, तो आंसर आपका कितना आएगा 15, और R जो निकाला है रेजिस्टेंस इसकी यूनिट ओम, तो यहाँ पर आ गया 15 ओम, तो 60 में 4 का डिवाइड दे दिया 15 ओम। अब देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस ये बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे लाइन चेंज करके व्हेन द पोटेंशियल, क्या लिखेंगे लाइन चेंज करके, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, यदि जो विभवांतर है पोटेंशियल, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया गया है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाने के बाद क्या होगा, कितना कर दिया है, इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट, ठीक है, कितना बढ़ा दिया इसने, यहाँ पर देखिए 120 वोल्ट इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया है। तो करंट जो होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे द करंट इज गिवन बाय, जो करंट होगी द करंट, क्या लिखेंगे, द करंट इज गिवन बाय, डैश लगा दीजिए, फिर वही ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, और I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर, तो यहाँ पर जो V है वो कितना रहेगा 120, क्योंकि इसने बढ़ा दिया है, और R की वैल्यू जो पहले निकाली है 15 ओम, उसका आप डिवाइड दे दीजिए, तो 120 में 15 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 8, और I निकाल रहे हैं हम, यानी करंट, तो करंट की यूनिट एम्पियर, तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है 8 एम्पियर। बड़ा ही सिंपल है, देख लीजिएगा, किसी भी तरीके का कोई भी इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड।
तो बड़ा ही सिंपल है, 120 में 15 का यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड दे दिया है, तो कितना आ गया आपका 8 एम्पियर। यहाँ पर आपका आंसर क्लियर है, ठीक है। और मैंने क्रॉस चेक के लिए आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से यहाँ क्रॉस चेक होगा, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आपका हो चुका है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल ऐसा करवाऊंगा जो रेजिस्टिविटी पर बेस होगा, जिसमें आपको रेजिस्टिविटी निकालनी भी रहेगी और उस रेजिस्टिविटी निकालने के साथ साथ उस जो रेजिस्टिविटी की आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसमें आपका उसमें पदार्थ का नाम, यानी कि जिस सब्सटेंस है, जैसे कि सिल्वर है या क्रोमियम है या मरकरी है या कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी अलॉय हो सकता है, तो उसमें क्या रहेगा तो वो भी आपको पता करना रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो रहेगा क्वेश्चन जो रहेगा वो ये रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ रेजिस्टेंस, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, यानी कि किसी मेटल वायर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ, उसकी जो लेंथ रहेगी ऑफ लेंथ कितनी 1 मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कितनी दी हुई है आपको 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर किसी मेटल वायर जो उसकी लेंथ है 1 मीटर है, 26 ओम उसका रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आगे आपको दिया हुआ है इफ द डायमीटर ऑफ मेटल वायर, ठीक है, यानी कि उस मेटल वायर का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, इज 0.3 mm। ये आपको वहां पर क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है 0.3 mm, ठीक है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, हमसे पूछी जा रही है रेजिस्टिविटी। तो व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, क्या रेजिस्टिविटी होने वाली है ऑफ द मेटल, इस मेटल की, तो मैंने यहां लिखा है ऑफ द मेटल, ठीक है। तो एट, क्या हमसे पूछा जा रहा है कि जो मेटल वायर की रेजिस्टिविटी वो कितनी रहने वाली है एट दैट टेम्परेचर, यानी कि इसी तापमान पर, यानी कि आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, ठीक है। और हमें बताना है इस मटेरियल का नाम, तो प्रेडिक्ट द मटेरियल, आगे है क्वेश्चन मार्क लगा के, प्रेडिक्ट द मटेरियल, तो जो मटेरियल है, ठीक है, जो भी आंसर आपके आए तो उसमें बताना है कि वो मटेरियल किस वायर का है, मटेरियल ऑफ द वायर, इस वायर का मटेरियल भी बताइए। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को 3 से 4 बार आप केयरफुली रीड कीजिए। तो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, किसी धातु के तार का प्रतिरोध और उसकी लंबाई है 1 मीटर, प्रतिरोध दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस 26 ओम, 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। अब यूं कह रहा है कि उस मेटल वायर का यदि डायमीटर इतना है 0.3 mm, तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी रहेगी उसी टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ये तो कंफर्म है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पहले था। और हमसे जो पूछा जा रहा है उसके लिए भी हमें सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये है इसमें कि 20 डिग्री सेल्सियस वही टेम्परेचर हमें रखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, वही 2 शब्द आपको यहाँ मेंशन करने, गिवन डेट, ठीक है, पढ़ते जाइए और रखते जाइए। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ, तो रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 26 ओम, ठीक है, तो मैंने लिख दिया R बराबर 26 ओम। लेंथ हमें L बराबर 1 मीटर इसने दी हुई है, ये रहा 1 मीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस ये रहा, तो 1 मीटर हमें लेंथ दी हुई है, ठीक है। डायमीटर जो है वो आगे देखिएगा, यहाँ पर डायमीटर ये रहा 0.3 mm, ठीक है। mm को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.3 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा के यहाँ पर हम एक 10 लिख सकते हैं नीचे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -3, और जब बेस इक्वल हो तो ये पावर ऐड हो जाती है, तो
3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ये हमारा फाइनली क्या आ गई, डायमीटर। तो हमारा डायमीटर ये नहीं रह करके हमें ये लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने सॉल्व कर दिया। तो हमारा डायमीटर अब ये रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मीटर। अब आगे देखिएगा, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ये हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम पता है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था रेजिस्टिविटी का आर रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ठीक है, और रो इक्वल्स टू आर। अब यहां पर जो ए है, ये ए है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो रो इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अब यहां पर ये जो आर है, ये है रेडियस। क्या है ये, रेडियस। और रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो हम जानते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू डी अपॉन 2, ठीक है। तो यहां पर जो रेडियस है, सबसे पहले तो फॉर्मूला रखा है, फिर एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये पुट कर दिया है। अब एक्चुअली हमारे पास आर भी नहीं है, पाई की वैल्यू तो आप 22/7 या 3.14 पुट कर दोगे, लेकिन आर की कहां से लाओगे। तो रेडियस होता है डायमीटर का आधा, चूंकि हमारे पास डायमीटर है तो डायमीटर की फॉर्म में से ले आते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा रो इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में पाई, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि डबल ब्रैकेट लगने वाले हैं। और आर की जगह हम रख देंगे dy/2 का स्क्वायर, ठीक है, dy/2 पुट कर देंगे, और आर का स्क्वायर है तो dy/2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एल, ठीक है। ये हो गया आपका। इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर और ब्रैकेट में पाई इंटू डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, अपॉन एल यहां पर चल ही रहा है। तो आपका फाइनली हो गया रो इक्वल्स टू आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको हम फाइनली यहां से मैं हटाने वाला हूं इसको, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहां से हमारा ये हो जाएगा, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा, तो देख लीजिएगा। तो हमारा जो फाइनली फॉर्मूला रहेगा रो का, वो ये रहेगा, और रो इक्वल्स टू आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4l। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया, आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4l। इसमें हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो हमें दी हुई है। तो रेजिस्टेंस की जो हमें वैल्यू दी हुई थी वो 26 आपको दी हुई थी, पाई की वैल्यू 22/7, और डायमीटर जो था वो कितना था, 3 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, यही था। तो हम रख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन, पूरे में अपॉन लगा दीजिए 4। लेंथ जो है वो 1 मीटर है, वायर की लेंथ हमें 1 मीटर दी हुई है। इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो रो इक्वल्स टू, यहां से इसको तो हम हटा ही देते हैं, ठीक है, ये हमारा यहां से हट जाएगा। और आगे देख लीजिएगा, तो रो इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय ये 22 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ 3 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर है, इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और 10 की पावर -4 का स्क्वायर। इसके दो तरीके हैं, या तो आप 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए तो 10 की पावर -8 आ जाएगा, या फिर 10 की पावर जो -4 है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, -4 और -4 को ऐड करेंगे तो -8। तो दो तरीके हैं, दोनों ही केस में 10 की पावर -8 आएगा, ठीक है। जो आपको सूटेबल लगे उसे आप अपना सकते हैं, ठीक है। वैसे यहां पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर तो आपके हो जाएगा 9, और 10 की पावर -4 का यानी कि स्क्वायर 10 की पावर -8, 7 को नीचे ले आते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4 है तो 7 इंटू 4 हो जाएगा। अब फाइनली इसको आगे सॉल्व करोगे आप, 2 से कैंसिल करोगे तो 11, 2 से इसको करोगे 2 टाइम्स, 2 से फिर इसको कैंसिल करोगे 13। तो हम यहां लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 7, ठीक है। अब 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 99 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 अपॉन 7, ठीक है। और इसको आगे करेंगे तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देख लीजिएगा, यहां पर करके देख लेते हैं,
297 और 1 से यहां पर 7 और ये हो जाएगा 1287, यहां पर आया 1287, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 अपॉन 7, ये हमारा फाइनली आया है। अब 1287 में 7 का डिवाइड देने वाले हैं हम, तो इसमें जब डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा, 1287 में हम डिवाइड देंगे 7 का, तो 7 1 जा 7 5 8 56 2 7 6.0 लगाएंगे, फिर 8 टाइम्स जाएगा 56 4 0, इसमें देंगे 35 5, तो ये आएगा हमारा 183.85, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। तो हमारा फाइनली जब हमने 1287 में डिवाइड दिया तो हमारा क्या आंसर आया, 183.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। अब इसको हम -6 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, अगर आपको 10 की पावर -8 को -6 बनाना है तो इस पॉइंट को खिसकाकर आप इधर ले आइए, 2 अंक पहले ले आइए। अगर -8 है और इसको और कम करना है -6, तो आप जो पॉइंट लगा हुआ है ना यहाँ पर, कौन सा पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट लगा हुआ है, इसको 2 अंक पहले यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.83, ठीक है, और फिर 85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब यहाँ पर 5 से ज्यादा वैल्यू है तो इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, तो इसका फाइनली आंसर रो इक्वल्स टू 1.84, आंसर आ जाएगा 3 का 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ये हमारा ओम इंटू मीटर यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा। अब इसको मैच करना है आपको, अभी मैंने जस्ट ही इसी क्लास में रेजिस्टिविटी की इंडेक्स पढ़ाई, उसमें मैच कीजिए आप ये किससे मैच कर रहा है। रेजिस्टिविटी की जो अभी इंडेक्स पढ़ाई थी तो उसमें मैच करेगा ये मैग्नीज से, किससे मैच करेगा, मैग्नीज से। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, जो रेजिस्टिविटी निकल के आई है हमारी, कौन सी आई है, द रेजिस्टिविटी, तो यहाँ लिख सकते हैं द रेजिस्टिविटी, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, जो वायर की रेजिस्टिविटी, जो आंसर हमने निकाला है एट, ठीक है, मेटल वायर कर देते हैं, ऑफ द मेटल वायर एट कितने डिग्री पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, वो कितनी आई है, इज 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। ये आपके रेजिस्टिविटी आई है यहाँ पर, फुल स्टॉप, ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी निकल चुकी है। और ये जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, नीचे लिख देते हैं, वो कह रहा है प्रेडिक्ट द मटेरियल, तो दिस इज द रेजिस्टिविटी, वो मटेरियल का नाम पूछ रहा है, दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीज, किसकी है ये, मैग्नीज की है, तो ये हमारा मटेरियल। तो आपको अगर मटेरियल का नाम बताना है तो इंडेक्स को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर आपको मटेरियल का नाम बताना है इंडेक्स को याद करना जरूरी है। तो आज की क्लास में हमारे जो न्यूमेरिकल्स है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के, ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ाऊंगा, ठीक है, पैरेलल और सीरीज के। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, एक तो कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों के मैं आपको संयोजन पढ़ाऊंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। और इसमें पहले तो हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम संयोजन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन सेकंड हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। तो हमारे नेक्स्ट क्लास के टॉपिक रहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है, यानी कि किसी रजिस्टर का जो सिस्टम है वो रेजिस्टेंस उसका कैसे कंबाइंड होता है वो सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये आपको टॉपिक्स मैंने बता दिए, तो बने रहे आरजी सर के साथ ओशन ऑफ साइंस। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में भी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आरजी सर ओशन ऑफ साइंस की लिंक दी हुई है टेलीग्राम पे, जिस पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से यदि आप डीप में पढ़ना चाहें, कोई भी न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और फॉर्मूलेज है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, ठीक है, फिजिक्स का हो, वहां से रीड आउट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर भी आपके कोई डाउट रह जाता है, तो कोई भी क्वेरी रह जाती है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको वहां से प्रॉपर आंसर मिलेंगे, ठीक है। और ये जो टाइम चल रहा है बहुत क्रिटिकल टाइम है आप लोगों के लिए, तो अपनी स्टडी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम आवर्स अपनी स्टडी के लिए निकालिए। एक शेड्यूल बनाकर एक अपना जो दिनचर्या है डेली रूटीन का, उसे मैनेज करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। जो वीक सब्जेक्ट है उसको ज्यादा टाइम दीजिए, जो टॉपिक्स नहीं आते उनको क्लियर कीजिए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है आप टाइप कर सकते हैं, वहां से आपको साइंस में प्रॉपर आंसर मिलेंगे। तो आज की जो फिजिक्स की क्लास रही है, और नेक्स्ट जो केमिस्ट्री क्लास में उसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल ही रहा है, उसको कंप्लीट करेंगे। देन हम बायोलॉजी को वहां से फिर जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, जितने भी है वो सारे उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहे आरजी सर ओशन ऑफ साइंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, और पढ़ते रहे आगे, ठीक है। कोई भी डाउट है पूछते रहे, अंडरस्टैंड, ठीक है, थैंक यू।